स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे आज रिलायंस पावर के बारे में, क्योंकि ये शेयर मूव इतना तेज है कि इसको थोड़ा देखना जरूरी हो गया था। और बहुत सारे दर्शक इस पर सवाल भी पूछते हैं कि इसमें करना क्या है। इस महीने अगर देखें तो शेयर में 30% का उछाल देखने के लिए मिला है, यानी कि मई महीने में ये शेयर अपने लेवल से 30% चला है। अक्टूबर में भी शेयर 53 रुपये 64 पैसे तक गया था। और आज भी इस काउंटर का जो हाई लगा है वो करीब करीब 55 रुपये 10 पैसे लगा है। तो जो इसने अक्टूबर के हाई थे उसको आज इंटरडे में तोड़ा, लेकिन फिलहाल अब थोड़ा नीचे आ गया। तो ये काउंटर थोड़ा सा मूवमेंट में है। और मूवमेंट की वजह क्या है, क्यों दौड़ रहा है? इसमें 3-4 खबरें हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि प्रमोटर और निवेशकों को कुछ एक निवेशक हैं, उनको प्रेफरेंशियल इशू जारी कर रही है कंपनी 33 रुपये के भाव से। जब से खबर आई तब से इस काउंटर में थोड़ा पंख लग गए। 1 करोड़ 33 लाख शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 33 लाख शेयर रिलायंस इंफ्रा को, जो कि इसकी प्रमोटर कंपनी है, और बसेरा होम फाइनेंस को करीब 1 करोड़ शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो ये 2 इन्वेस्टर के तौर पर आ रहे हैं जो कि इस कंपनी में स्टेक ले रहे हैं 33 रुपये पर। अब इस वजह से तो ये शेयर चला ही है, क्योंकि जब कोई भी बड़े इन्वेस्टर 33 रुपये पर लेते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि वो एग्जिट अच्छे प्राइस पर करते हैं। और अच्छा प्राइस वैसे तो अब पिछले कुछ दिन के मूव में आ भी चुका है। 33 रुपये से अगर 51 या 55 रुपये का लेवल आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% का रिटर्न इस लेवल से आ चुका है। एक साथ में खबर इसके साथ जुड़ी थी कि भूटान में कंपनी सोलर प्लांट लगाने को लेकर कंपनी ने जेवी किया। वहां पर 500 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं 2000 करोड़ रुपए के खर्चे पर, जिसमें कि इनका 50-50 जॉइंट वेंचर है। यानी कि जो भूटान की जो लीडिंग कंपनी है, जो एक सरकारी कंपनी के तौर पे देखी जाती है, ड्रग होल्डिंग, उसका 50% जॉइंट वेंचर में हिस्सा रहेगा, वहीं कंपनी का प्लांट में 50% हिस्सा रहेगा। तो खर्चा भी लगभग बराबर करेंगे, तो देखना होगा कि वहां से कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट करके लाती है। हाल ही में कंपनी को एसजेवीएन से भी 350 मेगावाट का एक प्लांट लगाने का ऑर्डर मिला था। कंपनी के Q4 नतीजे भी काफ़ी शानदार रहे। कंपनी के 398 करोड़ के घाटे के मुकाबले 126 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कंपनी के ये 3-4 फैक्टर्स जो मई महीने में ही आए हैं, रिजल्ट आया, एसजेवीएन से ऑर्डर आया, भूटान से ऑर्डर, भूटान में जो जेवी किया, प्रमोटर और नॉन प्रमोटर कैटेगरी में प्रेफरेंशियल इशू आया, जिसकी वजह से इस काउंटर पर एक तेज मूव देखने के लिए मिला। कंपनी की मौजूदा स्थिति देखें, फंडामेंटल देखें तो कंपनी की मौजूदा पावर क्षमता करीब 5945 मेगावाट है। 3500 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स पर कंपनी ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में काम कर रही है। लगातार 3 साल से घाटे के बाद जो ये वाला साल रहा FY25, ये अच्छा रहा साल, इसमें कंपनी को फ़ायदा ही हुआ, मुनाफा हुआ 3 साल के बाद अगर ईयरली बेसिस पर देखें। लेकिन कंपनी पर जो कर्ज की स्थिति है वो 15,153 करोड़ रुपए है। और यह चिंता भी है, क्योंकि कंपनी ने पीछे इस तरह की खबरें दी थी कि हमारे एक प्लांट पर कर्ज फ्री हो गया, दूसरा प्लांट कर्ज फ्री हो गया, लेकिन ओवरऑल कंपनी कर्ज फ्री हुई नहीं हुई ये देखना शेयर धारक को जरूरी होता है। शेयर धारक प्लांट में पैसा नहीं लगाता, शेयर धारक कंपनी में पैसा लगाता है। रिलायंस पावर में उस पर 15,150 करोड़ का कर्ज है, अभी भी है। और यही दिक्कत भी है, क्योंकि इनके कुछ एक जो डेट पेमेंट थे वो पीछे मतलब डिफ़ॉल्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद कंपनी ने खैर वो पेमेंट बाद में कर लिए। लेकिन ये एक थोड़ा सा सेटबैक तो रहता है। साथ ही FISDIs ने भी Q4 में थोड़े अपने शेयर बेचे, होल्डिंग कम किए, तो ये भी थोड़ी सी चिंता है। प्रोजेक्ट्स में चूँकि फंडिंग अरेंजमेंट कंपनी के आसान नहीं होते, डेट जब आप डिफ़ॉल्ट मार देते हो बीच बीच में तो बैंक से डेट उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक पॉजिटिव स्थिति भी है कि कंपनी ने प्रमोटर और नॉन प्रमोटर कैटेगरी से पैसा उठाया। लेकिन यहाँ पर एक कैच भी है कि ये पैसा इतना ज़्यादा नहीं है कि इनके प्रोजेक्ट फाइनेंस हो जाए। कुल 48-50 करोड़ रुपए की फंडिंग है। ये 1 करोड़ 33 लाख शेयर 33 रुपये पर उठाए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फंडिंग नहीं कही जाएगी, जिसकी वजह से शेयर चला है। वैल्यूएशन देखें तो बुक वैल्यू करीब 40 रुपये 70 पैसे है। और शेयर की EPS लास्ट ईयर यानी कि FY25 में जो इनका Q2 या Q3 रिजल्ट था, उसमें कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था करीब 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। उसको हटा के देखेंगे तो इनकी EPS कुल 25 पैसे है। वैल्यूएशन 200 के PE मल्टीपल पर चल रहा है शेयर। अंशुल भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख दिए हैं इस शेयर के, आप किस साइड जाएंगे? अंशुल जी जी वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे हैं तो मैं दूर रहता हूँ। हालांकि चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चौथे हफ्ते का कवर्नेल पैटर्न ब्रेकआउट है, बड़े वॉल्यूम पे ब्रेकआउट है। 65 से 70 रुपए का टारगेट दिख रहा है। पार्टिसिपेट करना है तो स्टॉप लॉस आपका 43 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा।
मैं डीएजी पैक को नहीं छूता हूँ। पहले बहुत लॉसेस किए हैं, क्योंकि जब भी खराब न्यूज आती थी एकदम गिरने लगते थे। पुराने लॉसेस देखते हुए आई वुड अवॉइड एडीएजी। बट अगर करना है तो पैटर्न बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन वॉल्यूम पे निकला है। 43 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आपको 65 से 70 रुपए की अपसाइड मिल सकती है, बट मैं नहीं करता इसको। तो सर अभी जो निवेशक हैं वो क्या करें, मतलब क्या स्टॉप लॉस लेकर चले? यहाँ से दो ही स्टॉप लॉस बनते हैं सर, या तो एग्रेसिव स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 48 क्लोजिंग का बनता है, सेफ स्टॉप लॉस 43 क्लोजिंग का बनता है। अच्छा, और टारगेट वो वही रहेंगे 65 वाले? 65 से 70 रुपए की रेंज आ सकती है। अच्छा ठीक है, तो 65 से 70 के टारगेट, और 48 रुपये का पहला स्टॉप लॉस और 45 का दूसरा स्टॉप लॉस, तो ये ठीक है। 51 पर चल रहा है, स्टॉप लॉस ज़्यादा डीप तो नहीं है अगर अभी के भाव से देखें, और टारगेट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बल्कि 65 से 70। तो ये तो एक तरह से सर अंशुल जी, आप भले ही शेयर को हाथ ना लगाते हो लेकिन चार्ट को हाथ लगाते हैं, तो इसलिए टारगेट तो थोड़े रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक मिल रहा है इसमें। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ सब चीज ठीक है सर। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मेंटल बैकलॉग इसका इतना खराब है कि मैं एडीएजी देखता ही नहीं हूँ। मतलब एक होता है ना वो कि आप इसमें इतना लॉस कर चुके हैं, पुराने ब्रेकआउट्स इतने फेल हो चुके हैं कि फिर आप देखना छोड़ देते हैं, तो ये उसकी वजह से मैं अवॉइड करके चलूंगा। बट पैटर्न में कहीं कोई कमी नहीं है, ब्रेकआउट बहुत अच्छे वॉल्यूम पे 800% वॉल्यूम राइज के साथ ब्रेकआउट दिया है। अगर ये नाम आर पावर की जगह आप कुछ और लिख दिए होते तो मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से बोलता कि आपको बाई करके चलना है, ये रिस्क लेनी है, 65 से 70 रुपए जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो सर ने बता दिया कि एडीएजी पैक में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं अंशुल जी, लेकिन हाँ टारगेट स्टॉप लॉस दोनों निवेशकों को बता दिए हैं कि जो प्लस पर खेल रहे हैं मिड टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, उन दोनों के लिए ही टारगेट स्टॉप लॉसेस बता दिए गए हैं। AKS के नाम से जो आईडी बनी हुई है वो पूछ रहे हैं, सर मेरा सुपर चैट वाला क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे हैं? सर मैं ले चुका हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर देखिए। आपका अदानी एनर्जी पर जो क्वेश्चन था 700 रुपये पर जो आपने बाई किया हुआ, वो सर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। रजनेश जी का सवाल मैं फटाफट से ले लेता हूँ अंशुल जी, चलने से पहले। HDFC लाइफ का टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई कब तक जाएगा, और HDFC लाइफ का टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। सर एचडीएफसी लाइफ में वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है। 219 हफ्ते का बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है। कपनैडल पैटर्न का वीसीपी पैटर्न ज्यादा लग रहा है, बट जो भी बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है एट द रेट 755, जिसका टारगेट करीब करीब 1050 से 1100 रुपए का बनता है। पैटर्न बहुत बेहतरीन है, बट इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए अभी मौका नहीं है। ट्रेडर के लिए जब 4-6 हफ्ता 8 हफ्ता कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मिलेगा तब ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया पैटर्न है। L&T फाइनेंस में सिमिलर पैटर्न अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट होकर ब्रेकआउट नहीं दिया है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो इन्वेस्टर अगर कोई है तो 1200 रुपए 1100 रुपए तक के टारगेट लगाने की जगह वीकली चार्ट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एचडीएफसी जैसा मतलब बहुत सॉलिड काउंटर है जहाँ पे बिजनेस एथिक्स ये सारे बहुत स्ट्रांग है। तो इनमें टारगेट लगाने की जगह लेके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते वीकली पे लेके चलेंगे तो इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन सुपर चैट्स पर मिल रहे हैं, लेकिन अब समय सीमा है और अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और फिर हम F&O क्वेरीज की तरफ बढ़ते हैं।